तो ये क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग 7th। तो इसमें ये कह रहा है कि मतलब x1 x2 xn क्या यूनिफॉर्म है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा कोवेरियंस बिटवीन xn एंड x1 अपॉन xn। तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन दिस इनटू दिस, तो क्या बचेगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ xn इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अपॉन xn, इस तरह से। सॉरी बी। x1 गिवन xn है ना, तो कैन यू कैंसिल आउट xn इनटू xn? गिवन नहीं है, अपॉन है, आपको देखना पड़ेगा गिवन है कि अपॉन है। ये स्लैश है, स्लैश मतलब डिवीजन हुआ, ये आपका इसका मतलब ये है। गिवन ऐसा होगा, आप गिवन का सिंबल देखेंगे ना ऐसा होगा, x1 वर्टिकल लाइन होगा। सो ये अपॉन है, स्लैश मतलब अपॉन है, तो ये डिवीजन है। और दूसरा चीज आप ये भी नोटिस करेंगे, जब आपको x गिवन y दिया होगा तो ऐसा दिया होगा, x गिवन अगर इस तरह के इसमें कुछ ऐसा दिया रहेगा, या नहीं भी दिया है तो गिवन इस तरह से होगा, ये इस तरह का लाइन यूज किया होगा। सो x2 xn आपके पास यूनिफॉर्म 0 थीटा है, और तो ईच xi इज यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो आपसे पूछा जाएगा xi अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 यूनिफॉर्म 0 1 ना। सो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म 0 1। अब क्या है, जब यूनिफॉर्म 0 1 हो गया तो अब यहां से जब आप फाइंड करोगे कि फॉर थीटा ये जो है, सो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका देखो, ये दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सपोज आई से वाई आई, सो वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज फ्री ऑफ थीटा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस आई से वाई वन, दिस इज फ्री ऑफ थीटा, ठीक है ना। एंड अगर वाई एन जो भी होगा दैट इज फ्री ऑफ थीटा। एंड सो व्हाट इज सेइंग कि y1 अपॉन yn जो होगा दैट इज फ्री ऑफ थीटा, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज फ्री ऑफ थीटा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और ये डेफिनेशन क्या होता है, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स होता है कि वैसा रैंडम वेरिएबल है ना एस्टिमेटर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा हो, दिस इज एंसिलरी एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक्स। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म के लिए अगर कंप्लीट सफिशिएंट फाइंड करेंगे तो क्या मिलता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा, nth होगा ना, एक्स आई यहाँ पे लेस देन थीटा, थीटा मोर देन मैक्सिमम। हाँ यस सर। हाँ जी। तो बताइए, तो इसका स्टेटमेंट क्या है बसु थ्योरम का, योगेश साहब बताओ। तो इन्होंने कहा कि कोवेरिएंस बिटवीन, जो हमें बोला गया आई थिंक x1 था ना, xn था, तो ये xn और x1 अपॉन Actually, xn। the statement is every complete sufficient statistics is independent of every Ancillary ancillary statistics। statistic. सो थ्योरम लिख देते हैं। सो एवरी complete sufficient estimator or statistics is independent of ancillary estimator or statistics। ये एक स्टेटमेंट है। तो यहां से क्या है, आप यूनिफॉर्म 0 में देखेंगे, सो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट फॉर nth ऑर्डर स्टैट्स। ये भी थ्योरम है यूनिफॉर्म 0 के लिए। और ये मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आप इसका रेशियो लेंगे इन दोनों का तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमें से मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो थीटा से फ्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स। तो इससे क्या हो गया कि ये थ्योरम अप्लाई करके इन्होंने बता दिया कोवेरिएंस 0, ठीक है। दिस इज आल्सो फाइन। तो सर रिजल्ट्स हमें देखने पड़ेंगे, वही जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन है तो इस तरह रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। तो आप ये मैं
अभी से इन्होंने बता दिया, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, कुछ और जरूरत पड़ेगी तो इसलिए डिस्कस करके हो जाएगा क्लियर। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा सबको अब, तो उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला से भी करेंगे, टाइम मतलब थोड़ा ज्यादा लगता, सो थ्योरम यूज कर लेते हैं, दैट इज फाइन। ओके, सो ठीक है, आप करके देखो। अब जैसे अब यहाँ पे है तो आप देख सकते हो कोई शॉर्टकट है क्या, लाइक थ्योरम यूज कर लिया तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, 8th आपका है x1 x2 xn be random sample drawn from population with pdf। इधर रखा आपको थीटा x की पावर थीटा -1 x0 से 1 के बीच है, देन mle ऑफ थीटा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, ये आप कर लोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल के मैक्सिमाइज कर लोगे आप। हालांकि x भी फ्री है थीटा से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइक्लीहुड निकाल के मैक्सिमाइज करना आप। अच्छा, ये k डिनोमिनेटर में होगा, s s e मतलब ये समेशन yi माइनस yi कैपिटल स्क्वायर, सो दिस है ना, यही था ना योगेश? यस यस यही था। तो इससे हो जाएगा। सो 10th है ये भी होता है बीटा कैप इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स। ओके, अब एंड वो फाइन। so we will find beta from here, and ठीक there है, is another relation y bar is equal to alpha cap plus beta cap x bar. देख बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, एस एक्स वाई समेशन वाई आई माइनस वाई बार, ये ऊपर है, Yes yes yes. एंड डिनोमिनेटर में समेशन एक्स आई xi माइनस minus x bar whole square. होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम डेटा निकाल सकते हैं, अब पुट कर So x देंगे। bar is 0. हाँ, ओके, So x bar is 0 and y bar. Yeah, x bar is 0. So 1 times the हो जाएगा सर। ठीक है। सो 1 2 3, सो 1 से 2 में जाने, 1 से 1 का है प्रोबेबिलिटी 0.7। अब कर सकते हैं इसको ट्राई। 1 से 2 का है 0.3, फिर 1 से 3 का है 0, सो नहीं जाएगा। फिर 2 से 1 इस तरह से 0.3, सॉरी 2 से 1 है ही नहीं, जीरो है, जीरो। ठीक है ना, 2 से 1 तो 0 है। हाँ, 2 टू से से 2 2 में 0.6 है। तो 2 से 2 0.6 हो गया आपका, एंड देन 2 से 3 है ना, 0.4। 0.4 है, फिर देन 3 से 3 है बस। ओके, तो बताइए कोई यहाँ पे क्या होगा, ये 1 है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिकरेंट, तो ये बताओ। रिकरेंट के लिए क्या होता है कि अगर हम किसी स्टेट से चलें और वापस आ जाए तो वो स्टेट रिकरेंट होगी। ओके, जैसे 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, लेकिन 2 से 1 पे हम कभी नहीं आ पाएंगे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिएंट हो गई। ओके, ठीक है, 1। और वैसे 2 भी हो जाएगी, 2 से 3 पे जा सकते हैं, लेकिन 3 से 2 पे हम कभी नहीं आ पाएंगे, तो 2 भी ट्रांजिएंट हो गई। और 3 से 3 पे हम घूम रहे हैं, क्योंकि 3 से हम बाहर कहीं जा नहीं रहे हैं, तो 3 हमारी हो गई रिकरेंट। ओके, सो इसके हिसाब से आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, 3 रिकरेंट और 1 2 ट्रांजिएंट। 3 रिकरेंट हो गया, 1 2 ट्रांजिएंट हो गया। इसमें बहुत मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना, बस क्या करना है आपको, डेफिनेशन जानने हैं हमें क्या जानना है कि रिकरेंट क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है, उसको अप्लाई करना है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो सब ट्राई करके आओ आप लोग ये चीजें। बाकी मैथ्स वाले पोर्शन का क्लास होगा अलग, तो इसे सिर्फ स्टैट्स पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आपका है मल्टीवेरिएट है ना, सो x1 x2 x3 be a trivial normal random vector with mean vector this and variance covariance matrix आपको दे रखा है यहाँ पे। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि which of the following statement are true, हाँ, so x1 x3 are independent, x1 plus x3 and x2 are independent, x1 x2 x3 and x1 are independent, then half x2 plus x3 x1 are independent, yes। सो बताइए, फिर इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा ना, ये ट्राइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी ट्राइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये मीन वेक्टर आपका म्यू है ना, और ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। सो मास्क फॉर दिस, एंड देन ये आपका यहाँ पे कुछ देख के पता चल रहा है। फिर इसमें हम सर इसको डायरेक्टली अगर एलिमिनेट करने जाए कि अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा, तो उस तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो सही कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे पता है ना आपको क्या है, ये क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है ना, ये सिग्मा 2 स्क्वायर,
डी सिग्मा 3 स्क्वायर। और ये 0 ये क्या बता रहा है, इस 0 का क्या मीनिंग है? कोवेरियंस बिटवीन 1 and 2। हाँ 1 ये and अब 2 0। कोवेरियंस बिटवीन 1 and 3, ये वही सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिक होगा ना मैट्रिक्स ये। सो 2 1 2 1 कितना 3 1 ना, हाँ 3 1, और ये -3 है, इसका क्या मतलब हुआ? कोवेरियंस बिटवीन 3 and 2। 2 and 3, 3 and 2। हाँ तो ये नॉन जीरो है, तो इसका क्या मतलब हुआ? So they are not independent। हाँ दे आर डिपेंडेंट है ना, So तो one सही। option out। First one तो is इस out। तरह तो x2 x3 x2 x3, अच्छा ये आउट हो गया इस तरह से, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर एक यहाँ भी ऐसे ही करना है, कोवेरियंस आपको निकालने हैं इसके बीच के। और चूंकि नॉर्मल में आप जानते हो इफ एंड ओनली इफ भी होल्ड करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सो मतलब अगर वैसा है तो एनीवे इसके बाद कोवेरियंस निकाल लो, उससे काम हो जाएगा। तो कोवेरियंस आप फाइंड करोगे, सो यू विल सी दैट हो जाएगा ना, कोवेरियंस से हो जाएगा। तो कोवेरियंस फाइंड करके देखो, ठीक है, उससे एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ट्राई करके देखो, कोवेरियंस आप फाइंड करके देखो। बाकी x1 प्लस x3 कह रहा है कि इंडिपेंडेंट, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला लगा लो तो अलग अलग हो जाएगा। कोवेरियंस x1 विथ x2, x1 विथ x2 एंड x2 विथ x3 विथ x2। अब यहाँ से देख लो कि x1 x2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, और 3 2 क्या है, 3 2 इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं ना, तो वो नॉन जीरो आ जाएगा फिर। तो ये भी ऑप्शन आउट हो जाएगा, बी वाला भी चेक करो आप लोग, सेकेंड ऑप्शन। हाँ है ना, डी आ जाएगा फिर। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। 2 3 x1 से इंडिपेंडेंट है, सो एक ही ऑप्शन बच गया। मतलब कौन सा ऑप्शन? डी बच गया ना, पहले दोनों तो कट गए। नहीं 2 1 से इंडिपेंडेंट है, यस और नो? 2 और 1, यस सर। यस सर, ये तो इंडिपेंडेंट। 3 और 1, यस सर। ठीक। तो फिर थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, यस सर, डी ठीक है ऑप्शन आ ना। जाएगा सर, उसमें ही है थर्ड और अच्छा फोर्थ आप ये कह रहे हैं सेकंड। डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके फाइन, यू राइट, ठीक है। तो इस तरह से यस सर। यहाँ से भी कोवेरियंस निकालेंगे तो फिर वो नॉन जीरो उस आ जाए। 2 1, अच्छा ये फिर वही आ जाएगा, 3 4 का सेम ही कॉन्सेप्ट, तो उस पे हो जाएगा, ओके ठीक है इस तरह से। तो मतलब कहने का मतलब क्या, देखो पूरा थ्योरी जैसे अभी पूछ रहे थे, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी अप्रोच कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखा तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो वो देख के उसके थ्रू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन भी हमारे हो जाएंगे और थ्योरी भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं और एक डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का है, ये बस ना अभी तो मैथ पोर्शन में आपके पास है कैलकुलस, मैट्रिक्स थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी में आ गया ना, सो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी है, तो ये जैम में था, प्रोबेबिलिटी पोर्शन जैम में है ऑलमोस्ट। कुछ एक तो टॉपिक होगा एक्स्ट्रा, फिर स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट, ये भी ऑलमोस्ट होगा। स्टोकेस्टिक प्रोसेस नया है, मतलब जो जैम से बाहर का है। एस्टिमेशन है ऑलमोस्ट, कुछ टॉपिक जैसे एंसिलियरी हो गया, मसूस थ्योरम, ये सब नहीं है उसमें। हाइपोथेसिस में भी है यहाँ पे। मोनोटोन लाइक्लीहुड प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं है, रेशियो टेस्ट है वहाँ पे, ये प्रॉपर्टी नहीं है जैम। सो ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक करना है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। तो ये अभी ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का टॉपिक ये किसमें से है, जो क्वेश्चन भी हम पढ़ रहे थे, क्या अभी है सिलेबस का पार्ट? नहीं सर, ये अभी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, सिलेबस अपडेट होते रहे हैं टाइम बाय टाइम, तो जैसे क्या है कि जैसे ये जो सब 9, 2019 में ऐड था, इस समय नहीं है मतलब। हाँ तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो है कि नहीं। अभी जैसे सिलेबस टाइम बाय टाइम अपडेट होता रहता है, तो ये जो सिलेबस है ये अभी रिसेंट होगा, मतलब इस बार का ये है। लेकिन उस समय वो भी रहा होगा, तो उन्होंने उस समय दिए होंगे, जैम 2000 गेट 2019 में था, तो उस समय सिलेबस वाला देख लिया कि इसमें हमें करना है नहीं करना है। सो रिग्रेशन है, मल्टीवेरिएट है, नॉन पैरामेट्रिक है और स्टोकेस्टिक है, ये न्यू है ना। ये 4 टॉपिक जो है वो न्यू है। बाकी ऑलमोस्ट वही है, थोड़े बहुत एक दो टॉपिक आगे पीछे होगा, जैम वाला ही है। तो ये 4 टॉपिक नए हैं चीजें। ओके, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमें स्किप कर देना चाहिए, फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, अभी इस बार नहीं है ना, तो इसको स्किप कर देते हैं।
तो ये करने की जरूरत नहीं है मतलब, क्योंकि ये अब नहीं आएंगे, इस बार नहीं आएंगे, इस बार सिलेबस में नहीं है, तो तब मतलब करना है तो फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, इनोवा फिर देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट में आते हैं, तो क्या बोल रहा है, फॉर के फ्रॉम 1 2 3 अप टू 10 लेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स के बी दिस। सो आपको ये पीडीएफ दे रखा है, और ये क्या एक्सपोनेंशियल है ना, सर एक्सपोनेंशियल विद मीन yes के। exponential तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आईआईडी है ना, क्योंकि के डिफरेंट रैंडम वेरिएबल का डिफरेंट पीडीएफ है। तो फॉर एग्जांपल x1 इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1, ठीक है ना, इस तरह बोल देता हूं मैं, और x2 is exponential with mean 2, so like xk is exponential with mean k। ओके तो ये पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, लाइक ये ऐसा पूछ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, इस तरह से। तो एक काम करो ना, एक्सपेक्टेशन में क्या ही प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंट कोई प्रॉब्लम तो है नहीं एक्सपेक्टेशन में, है क्या, नहीं ना, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर तो आप क्या करो, इसको जस्ट ओपन कर सकते हो आप, यहाँ आ जाएगा, पहले मीन निकाल लो आप इसका, एक्स के का, यहाँ से कीजिए, एक्स का तो मीन के हो गया ना, एक्स का मीन तो के हो गया। अब बताओ, तो ये तो इजी है, इसको ओपन कर लो, जस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, चेक करो एंड सो ऑन, लास्ट में होगा 10x10। सो क्या आना चाहिए, x1 का मीन कितना है 1, सर वन वन और हमेशा ऐसे यहाँ स्क्वायर स्क्वायर्स हो आ जाएगा, जाएगा, के सम ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर्स फर्स्ट 10 टर्म। हाँ सो ये 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो 1 स्क्वायर से लेके आपका 10 स्क्वायर तक आ गया, राइट, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10 इंटू 10 11 into इंटू 11 into 21, 21 by हाँ 6 तो हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे, ओके। ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि लेट, सॉरी 17 जो है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेक्टर एक्स वाई इज गिवन बाय, तो आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे दिया है ना, ये कांस्टेंट के इक्वल है, तो पहले तो कांस्टेंट आप निकाल लोगे, डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ यूज करके, उससे आ जाएगा, हो जाएगा ना, सी यस आ सर जाएगा, तो बस हो गया, ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन से ही आ जाएगा, कि आप इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे, 1 करके इक्वल कर दो। नेक्स्ट कह रहा है टीम कि xn be the sequence of IID normal random variables with mean 4 variance 1, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ IID है, सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन xi upon n, मतलब x बार मोर देन दिस, क्या करोगे, कौन सा थ्योरम लगेगा यहाँ पे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल थ्योरम लगा लेते हैं, ELT हाँ x बार है, x बार का मीन वेरिएंस निकाल के आप इसको घटा दो, मीन घटा के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करके n टाइम्स में लगा दो, हो जाएगा। 19 है कि x1 x2 be random vector following bivariate normal distribution, so bivariate normal है with mean vector 0 0, variance x1 variance x2 दोनों 1 है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो हो गया, तो कोवेरिएंस भी रो ही हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस दोनों का 1 है ना, तो कोवेरिएंस दोनों के बीच का रो ही हो जाएगा। देन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 मोर देन 0, ये भी मुश्किल नहीं है, क्या करोगे, दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करेंगे, उनका सम निकाल के। हाँ सम भी नॉर्मल, 4 5 वेरी नॉर्मल है, तो सम भी नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल से इसको हम जेड में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, मान लो इसका नाम मैं वाई रख देता हूँ, तो वाई भी नॉर्मल है, तो वाई में से वाई मोर देन 0 कह रहा है, तो वाई में से मैं क्या करूंगा, उसका मीन घटा दूंगा, जेड में से डिवाइड कर दूंगा, तो जेड बन जाएगा, जेड से फाइव के टर्म में आंसर आ जाएगा, वो फाइव आपको दे रखा होगा पेज, फर्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं, हाफ अगर हो फाइव जाएगा, है, हाफ आ जाएगा, मीन 0 है। अच्छा ओके, तो देखो उससे हो जाएगा फिर, तो यहाँ अच्छा इसमें तो है नहीं ऐसे, यहाँ पे दिया नहीं, मतलब वहां पे जरूरत पड़ेगी तो बगल में ही दे रखा होगा, यहाँ जैम में फर्स्ट पेज पे देता है, गेट में क्या है कि वो वहीं पे दे रखा होगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि मीन 0 है, ओके तो मीन 0 है, तो 5 0 आ जाएगा, या 1 माइनस 5 0 आ जाएगा, उस तरह से कुछ 1 माइनस 5 0 आ जाएगा, तो उससे हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ आंसर आ गया मतलब। 20 कह रहा है कि let x1 x2 xn be random sample from normal distribution with mean mu variance 1, 5 be the CDF
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दे है, आपको दे रखा है, जरूरत पड़ेगी तो इन्होंने दे दिया यहाँ पे कि फाई ऑफ 1.96 है 0.975। तो पूछ रहा है कि द मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड सच दैट लेंथ ऑफ द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू डज नॉट एक्सीड 2। तो पहले तो आप डिसाइड कर लो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में जब सिग्मा नोन है तो एक म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, तो बताइए कोई, ये तो जैम में रही है। फिर x बार प्लस माइनस जेड हाँ अल्फा। तो एक्स बार माइनस प्लस सिग्मा, हाँ जेड अल्फा सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा, जेड अल्फा बाई 2। तो क्या ना, क्योंकि साइज अल्फा क्या करना है मुझे, 1 मिनट, कितना परसेंट, तो ये जो 95 है ये 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। ठीक है ना, ये जेड अल्फा बाई 2 ये जेड अल्फा, यस बाकी लोग ठीक है ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, अप्लाई करना है। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 में से क्या, इसमें बोल रहा है कि लेंथ डज नॉट एक्सीड 2, मतलब लेस देन 2। लेस देन 2। है ना, डज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ मुझे सिग्मा पता है 1 है, एन पता करना है, तो जेड अल्फा बाई 2 यहाँ दे ही रखा है, देख लो जेड अल्फा बाई 2 क्या होता है, फाइव ऑफ, अगर आपसे पूछ लो मैं जेड अल्फा बाई 2 कितना होगा, तो देखो मैं अगर फिगर बना के समझाऊँ आपको, जेड अल्फा बाई 2 ये नंबर है जिसके आगे प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, इधर 1 माइनस अल्फा बाई 2 है, ठीक ना। सो ये आपका 0.975 है। सो अब बताओ मुझे फाइव ऑफ जेड अल्फा बाई 2 क्या होगा, ये 0.975, ये समझ आया नोटेशन आप लोगों को, समझ आएगा, 1.96। ठीक है ना। ये जैसे आप जानते हो, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ जेड अल्फा बाई 2, इसका आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 होती है, इधर 1 माइनस अल्फा बाई 2, इस क्वेश्चन में 1 माइनस अल्फा आपका 95% है, तो यहाँ से अल्फा आप निकाल लो। सो ठीक है ना, अल्फा तो 5% हो जाएगा, तो अल्फा बाई 2 आपका 0.025 हो जाएगा, 5% तो 0.05 ना, सो 0.025, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आपका आ जाएगा 0.975। सो ये प्रोबेबिलिटी है 0.975, और ये आपका 0.025। अब ये जेड अल्फा बाई 2 एक नंबर है, तो फाइव ऑफ जेड अल्फा बाई 2 मतलब प्रोबेबिलिटी इधर की कितनी है, ये पूछ रहा है, तो ये 0.975 है। तो यहाँ से मैं पूछना चाह रहा हूँ जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, 1.96। ठीक है। तो हो गया सब कुछ, अब पुट करके एन से, यहाँ से एन नहीं आ जाएगा बाउंड एन का, तो हो जाएगा। आप पुट कर लो यहाँ से एन की वो आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, मतलब एन किससे ज्यादा होगा तो आपको पूछ रहा होगा मिनिमम बताना है, हो जाएगा, पुट कर लो वैल्यू। ओके नेक्स्ट क्या है कि हो गया, तो ये हो जाएगा 21 आपके पास है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, थीटा ई के पर माइनस थीटा एक्स, ओके एक्सपोनेंशियल है, और एच नॉट पे थीटा 1 है और h1 आपका है थीटा मोर देन 1, द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड, रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ एक्स इज मोर देन log 20 बेस ई, तो साइज ऑफ द टेस्ट, तो क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा ना, क्या फॉर्मूला होता है साइज का, कोई बताइए। रिजेक्ट H0 Rejecting H1 H0 and H2।